नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम भाषा और संप्रेषण का पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था संप्रेषण क्या है, किसे कहते हैं, किस प्रकार से संप्रेषण होता है, किस प्रकार से एक व्यक्ति है वह अपने विचारों भावों का आदान प्रदान कर सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है। आज हम आपकी जो बुक है भाषा और संप्रेषण, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, इसी का पार्ट 2 भाषा और संप्रेषण, इसका अध्याय 2 है भाषा, लैंग्वेज। इसके बारे में चर्चा करेंगे। भाषा क्या होती है, किस प्रकार से भाषा को परिभाषित किया जाता है। जो पिछले सालों में प्रश्न क्वेश्चन आ रहे हैं अपने पेपर में, 45 मार्क्स का आपका पेपर होना है, उसमें 1-2 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में भाषा के पूछे जा रहे हैं और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जा रहा है। हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर यह अध्ययन किया है कि आपके सबसे पहला टॉपिक संप्रेषण का है, संप्रेषण के माध्यम क्या हैं, संप्रेषण के अवयव क्या हैं, कौन से उद्देश्य हैं जिनसे संप्रेषण किया जा सकता है, कम्युनिकेशन किया जा सकता है। औपचारिक भी हो सकता है, व्यक्तिगत भी हो सकता है, भावात्मक या विचारात्मक भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है। उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे किसके बारे में, भाषा के बारे में। भाषा क्या है, इसके बाद में साक्षरता कौशल है, पठन कौशल है, लेखन कौशल है, भाषा का माध्यम है, मूल्यांकन है। ये सारे आपकी भाषा और संप्रेषण की बुक में दिए हुए टॉपिक्स हैं या चैप्टर्स हैं। हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज क्या है, संप्रेषण से जुड़ा हुआ है। अर्थात हम ये कह सकते हैं एक व्यक्ति अपने भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है और दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण करता है, उसे ही क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। यानी कि पर्टिकुलर कह सकते हैं एक व्यक्ति सामान्य रूप से बोलचाल करता है, दूसरा व्यक्ति उसको समझता है और दूसरा व्यक्ति जो बोलता है उसको वह व्यक्ति समझता है, उसे ही क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है, लैंग्वेज कहा जाता है। अलग अलग वैज्ञानिक विद्वानों ने अपनी अपनी तरह से परिभाषित किया। श्यामा प्रसाद जी ने इसके बारे में बताया कि भाषा क्या है। इन्होंने बताया कि भाषा मनुष्य व मनुष्य के बीच वस्तुओं के बारे में अपनी इच्छा के अनुसार मति व विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाता है। प्रसिद्ध विद्वान श्यामा प्रसाद जी के अनुसार मनुष्य व मनुष्य के बीच, यानी कि 2 व्यक्ति हैं, उनके बीच किसका, वस्तुओं के बारे में, किसी भी पर्टिकुलर वस्तु के बारे में अपनी इच्छा, क्या वह इच्छाएं रखता है उस वस्तु के बारे में, जिसे मारकर उसके बारे में क्या भाव हैं, इच्छाओं के अनुसार अपनी मति मतलब बुद्धि और विचारों का, यानी कि बुद्धि और आप अपने विचारों का किस प्रकार से 2 व्यक्ति आपस में आदान प्रदान करते हैं, वही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। संप्रेषण में हमने पढ़ा है कि अकेला व्यक्ति है वह संप्रेषण नहीं कर सकता, वाक नहीं कर सकता, बातचीत नहीं कर सकता। 2 व्यक्तियों का होना क्या है, आवश्यक है। प्लेटो महोदय ने बताया कि भाषा आत्मा की
मूक अभिव्यक्ति है, वह इसे ध्वन्यात्मक रूप में होठों से प्रकट किया जाता है। विद्वान प्लेटो के द्वारा भाषा की परिभाषा दी गई कि भाषा है क्या है? आत्मा की मूक अभिव्यक्ति। मूक का मतलब बिना बोले किसी चीज को कहना, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, दूसरों को बताना। ध्वन्यात्मक रूप में प्रकट किससे होती है? होठों से। यदि हम दो व्यक्तियों के बीच में यदि बातचीत नहीं हो रही है, यदि इशारों के अंदर साइन लैंग्वेज का प्रयोग किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त यदि कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दो व्यक्ति हैं वो मूक बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार की भाषा की अभिव्यक्ति नहीं हो रही है। भाषा की अभिव्यक्ति होने के लिए किसका आवश्यक है? बातचीत का होना आवश्यक है, वार्तालाप का होना आवश्यक है, वाक का होना आवश्यक है, संप्रेषण का होना आवश्यक है। और संप्रेषण होता किससे? ध्वनि से। ध्वनि निकलेगी किससे? होठों से, मुंह के द्वारा ध्वन्यात्मक रूप में प्रकट होती है। उसे क्या कहा जाता है? भाषा। किसने बताया? प्लेटो महोदय ने बताया। इसके बाद में स्वीट महोदय ने, हेनरी स्वीट महोदय के द्वारा बताया गया कि भाषा है अपने विचारों को अभिव्यक्त किस रूप में? ध्वन्यात्मक रूप में करने का माध्यम है। अर्थात स्वीट महोदय ने बताया कि जो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, वह कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों के सामने क्या करता है? अभिव्यक्त करता है, मतलब बताता है, समझाने का प्रयास करता है, दूसरे के विचारों को समझने का प्रयास करता है। और माध्यम कैसा होना चाहिए? ध्वन्यात्मक। माध्यम कैसा होना चाहिए? ध्वन्यात्मक। बगैर ध्वनि के वो क्या नहीं है? भाषा नहीं है। किसने बताया? स्वीट ने बताया। हिंदी के मशहूर विद्वान कामता प्रसाद गुरु के द्वारा बताया गया कि कोई व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है तथा दूसरे के विचारों को समझने का प्रयास करता है, या कह सकते हैं ग्रहण करता है, वही माध्यम क्या है? भाषा है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कोई व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, व्यक्त मतलब दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है, और दूसरों के विचारों को समझने का प्रयास करता है। दूसरा जब उनके विचारों को, पहले के विचार ग्रहण किया, दूसरा अपनी भावना बताता है, तो उनको पहला व्यक्ति ग्रहण करता है, वही क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। भाषा के संदर्भ में अलग अलग दार्शनिक, अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी, अपने अपने विचार रखे, जिसमें मुख्य श्यामा प्रसाद, प्लेटो, स्वीट और कामता प्रसाद गुरु का प्रमुख विचार है। श्यामा प्रसाद जी के अनुसार मनुष्य के बीच वस्तुओं का क्या करता है?
उसकी अपनी इच्छाओं को बताने का प्रयास करता है, दोहराता है, और वह क्या है, अपनी मति के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। बात करते हैं प्लेटो के अनुसार। प्लेटो के अनुसार प्लेटो ने बताया कि भाषा एक अभिव्यक्ति का माध्यम तो है। माध्यम कैसा है, मूक, मतलब बिना बोलचाल का। और यह अभिव्यक्त कब होता है, जब व्यक्ति इस अभिव्यक्त ध्वनि रूप में अपने होठों के द्वारा दूसरों के सामने शब्द प्रकट करता है, वही क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। स्वीट महोदय के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने विचार दूसरों के सामने भाषा के रूप में या बातचीत के रूप में प्रकट करता है, शब्दों के रूप में प्रकट करता है, ध्वन्यात्मक रूप में बताता है, वही क्या है, भाषा कहलाती है। और कामता प्रसाद गुरु, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ परिभाषा दी कि कोई व्यक्ति है अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है, वह जो माध्यम वही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। संप्रेषण में हमने यही चर्चा की थी कि एक व्यक्ति है वह ग्रहण करता है, ग्रहण करने वाला श्रोता और जो बोलने वाला होता है वो वक्ता होता है। दो चीज़ों की मुख्य रूप से संप्रेषण में वक्तव्य पाया जाता है, एक ग्रहण करता है और दूसरा बोलता है। ग्रहण करने वाले को श्रोता बोला जाता है, सुनता है कानों के द्वारा, और जो बोलता है उसे वक्ता कहा जाता है। वही चीज़ यहाँ पर भाषा के अंतर्गत आती है। हम बात करते हैं कि भाषा अलग अलग रूपों में बटी हुई है, अलग अलग प्रकार के अंदर बटी हुई है। शाब्दिक रूप से भाषा का खंडन किया हुआ है, वह 3 रूपों में किया हुआ है। एक स्वर विज्ञान, फोनोलॉजी, आकृति विज्ञान, मॉर्फोलॉजी, वाक्य विन्यास, सिंटैक्स। इन तीनों का जो ये रूप पाया जाता है, अर्थात इन तीनों की कुछ ना कुछ फॉर्म बनती है। हम ये कह सकते हैं कि जिससे जुड़े हुए होते हैं वो इनका क्या है, रूप है। सेकंड, भाषा है वह अर्थ के आधार पर, सिमेंटिक। इसमें कुछ ना कुछ क्या जुड़ी हुई होती है, विषय वस्तु, अर्थात कंटेंट। और थर्ड है अर्थ क्रिया आधारित। अर्थ के साथ में व्यक्ति क्या करता है, क्रिया। प्राग्मेटिक, अर्थात प्रयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर। तो भाषा को सामान्य रूप से 3 रूपों के अंदर बांटा जा सकता है। पहला स्वर विज्ञान, फोनोलॉजी कहा जाता है। सेकंड आकृति विज्ञान, मॉर्फोलॉजी। थर्ड वाक्य विन्यास, सिंटैक्स। और तीनों का जो रूप बनता है उसे फॉर्म रूप कहा जाता है। जिस प्रकार से इंग्लिश में सेंटेंस बनते हैं, उनकी कुछ ना कुछ फॉर्म के द्वारा इंडिकेट करते हैं, उसी प्रकार ये भी एक रूप के अंदर लिखे जाते हैं, रूप से जुड़े हुए होते हैं। सेकंड भाषा का प्रकार है या ये कहते हैं टाइप है या रूप है, वो है अर्थ, सिमेंटिक। अर्थ का मतलब कोई भी जो अर्थ, हम कोई भी शब्द बोलते हैं उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, और वह विषय वस्तु के रूप में जाना जाता है कि हमने किसका अध्ययन करना है, कैसे अध्ययन करना है। वो सारे के सारे कंटेंट में जुड़े हुए होते हैं कि आपने भाषा और संप्रेषण में कितने कंटेंट हैं, एक कंटेंट के कितने पार्ट हैं, सारा उसी के अंदर दिया हुआ होता है। वो सारा किस में आता है, अर्थ में। थर्ड पोजीशन है अर्थ क्रिया आधारित। अर्थ तो है ही है, उसके साथ में क्या है, कोई ना कोई एक्टिविटी। क्रिया आधारित है तो वहाँ पर व्यक्ति क्या करेगा, प्रयोग करेगा। इसे क्या बोला जाता है, प्राग्मेटिक। क्या बोला जाता है, प्राग्मेटिक बोला जाता है। ये 3 रूपों के अंदर भाषा बटी हुई होती है या भाषा का खंडन किया हुआ होता है। सामान्य सी बात करते हैं कि भाषा को
कितने रूप में, या भाषा के भाग कह सकते हैं, विच्छेदन कह सकते हैं, रूप कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अंग कह सकते हैं। ये मान लो अंग कह दो कि भाषा के अंग क्या हैं। सबसे पहले आता है कि भाषा किस रूप में पाई जाती है, किस फॉर्म में पाई जाती है। इसमें स्वर विज्ञान, फोनोलॉजी, आकृति विज्ञान, मॉर्फोलॉजी, वाक्य विन्यास, सिंटैक्स और फोर्थ छंद रूप में प्रौढ़ से जिसे कहा जाता है छंद अलंकार का रूप आता है। सेकंड आता है अर्थ के रूप में। और थर्ड आता है अर्थ क्रिया के रूप में। अर्थ के रूप में भाषा की विषय वस्तु जुड़ी होती है और अर्थ क्रिया में हम भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं कि एक भाषा है उसका कैसे प्रयोग किया जाता है। अब जहां अर्थ के रूप में कोई भाषा काम में ली जा रही है उसे सिमेंटिक बोला जाता है, यानी कि मीनिंग के रूप में। अर्थ क्रिया, अर्थ निकलेगा कैसे, हमारे पास कुछ दिया हुआ उसका प्रयोग करें, मीनिंग के रूप में जब प्रयोग किया जाता है वो किसके अंतर्गत आती है, अर्थ क्रिया के रूप में। अर्थात प्राग्मेटिक मीनिंग भी कह सकते हैं, सामान्यतः अर्थ भी कहा जाता है। अर्थ निकलता किसका है, हमारे पास कोई शब्द है, ठीक है, अब उसका अर्थ क्या निकलता है, उसका प्रयोग करना वो किस में आता है, अर्थ क्रिया के रूप में आता है। अब फर्स्ट की बात करते हैं कि भाषा के जो रूप हैं वो सामान्य रूप से किस प्रकार से इनका संचलन होता है कि भाषा है उसका ये कह दें कि अपने विचारों का जो आदान प्रदान है वो किस प्रकार से होता है। सबसे पहले बच्चा है, बच्चे के अंदर श्रवण की जो क्रिया होती है वह स्वर से होती है। बच्चा जो सुनता है या बोलता है वह स्वरों का उच्चारण करता है, उसके बाद में व्यंजन आता है, फिर जोड़ने का कार्य करता है। सबसे पहले 6 से 8 माह का बच्चा बबलाने का कार्य करता है। वो सारा तो आपके स्पीच में है कि एक बच्चा है वह बोलता कब है, एक शब्द कब बोल सकता है, 2 शब्द का उच्चारण कब कर सकता है, 3 अक्षरों वाले शब्दों का उच्चारण कब कर सकता है, सामान्यतः बबलाता कब है, बबलाता कब है, पा है, माँ है, दा है, ऐसे उच्चारण कब बोल सकता है, वो सारी आपकी स्पीच के बुक में है। यहाँ बात करते हैं स्वर विज्ञान फोनोलॉजी के बारे में कि स्वर विज्ञान है क्या। कोई व्यक्ति है अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है और जो प्रकट करने की तकनीक है, जो माध्यम है या जिसके द्वारा प्रकट किया जाता है वो फोनेटिक्स के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, फोनेटिक्स में आता है, अर्थात ध्वन्यात्मक के अंतर्गत आता है। इस फोनोलॉजी को, स्वर विज्ञान को जब कोई व्यक्ति इनका प्रयोग करता है तो उसे क्या कहा जाता है, फोनेटिक्स कहा जाता है, अर्थात कह सकते हैं ध्वन्यात्मक रूप कहा जा सकता है या ध्वन्यात्मक विज्ञान कहा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए जहाँ हम ये बात करते हैं कि फोनेटिक्स है, स्वर विज्ञान जो फोनोलॉजी है वह पुनः खंडों में बटी हुई होती है। उच्चारण, ध्वन्यात्मक विज्ञान, कोई बच्चा उच्चारण कैसे कर रहा है, वो
ध्वनि, ध्वनियात्मक विज्ञान और श्रवण ध्वनियात्मक विज्ञान। स्वर विज्ञान फोनोलॉजी 3 भागों में विभक्त है। आर्टिकुलेटरी, फोनेटिक्स, ऑडिटरी, एक्वास्टिक, ऑडिटरी, ये इसके सामान्यतः फोनेटिक्स जो ध्वन्यात्मक रूप है फोनोलॉजी का, जिसे फोनेटिक्स कहा जाता है। जब हम उच्चारण करना सीखते हैं, उसका प्रयोग करना सीखते हैं, तो वो फोनेटिक्स के अंतर्गत आता है। उसके 3 भाग हैं फोनेटिक्स के। फर्स्ट उच्चारण आर्टिकुलेटरी, सेकंड ध्वनि एक्वास्टिक, थर्ड श्रवण ध्वन्यात्मक विज्ञान ऑडिटरी या फोनेटिक्स। उच्चारण में क्या आता है? बच्चा उच्चारण करना सीखता है, बोलना सीखता है। ध्वन्यात्मक में ध्वनि अपने कानों में सुनाई देती है। इसका माध्यम क्या है उसके बारे में पता चलता है। और श्रवण का मुख्य माध्यम है अपने कर्ण, कान। अब ध्वनि ध्वन्यात्मक है, यहाँ पर जो माध्यम है वो क्या करता है? वायु। जो बोला जा रहा है या इंट्रैक्शन का जो माध्यम है, अंतःक्रिया का जो माध्यम है, वो क्या हो सकता है? वह वायु है। वायु के द्वारा, वायु को ध्वनि है, वह वायु के अंदर से निकलती हुई आपके कानों तक पहुंचती है। वो सारा ध्वनि ध्वन्यात्मक विज्ञान के अंतर्गत आता है, एक्वास्टिक फोनेटिक्स के अंतर्गत आता है। ऑडिटरी में जो हम सीखते हैं, कान के द्वारा सुनते हैं, वो सारा किस में आता है? ऑडिटरी में आता है। तो ये स्वर विज्ञान जिसके अंतर्गत एक बच्चा सामान्य रूप से सीखने का कार्य करता है, उसे फोनेटिक्स कहा जाता है। उच्चारण का जो कार्य करता है वो फोनेटिक्स के अंतर्गत आता है। और फोनेटिक्स को 3 भागों में बांटा गया था, आर्टिकुलेटरी, एक्वास्टिक और ऑडिटरी फोनेटिक्स। उसी प्रकार आकृति विज्ञान, भाषा का जो फॉर्म रूप है उसका दूसरा प्रकार, जिसे मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। आकृति विज्ञान 2 रूपों में बटा हुआ होता है, एक तो स्वतंत्र और दूसरी बंधी हुई। स्वतंत्र आकृति और एक बंध आकृति विज्ञान। सामान्यतया हम चर्चा यही करते हैं कि क्लास है या घर पर है या कहीं हमारे चारों ओर खेल के प्रांगण है, वहाँ पर बच्चे खेलते हैं। एक होता है तो उसे कहते हैं बच्चा, या कह सकते हैं लड़का या लड़की। परंतु बाउंडेशन में क्या आता है? यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, अर्थात सुफिक्स प्रीफिक्स लगाया जाता है। बच्चे, लड़के, लड़कियां, ये सारा किसके अंतर्गत आता है? बाउंडेशन में, बंद आकृति विज्ञान के अंतर्गत आता है। अर्थात ये फ्री मॉर्फोलॉजी है, ये बॉन्ड मॉर्फोलॉजी है। अब देखिए इसका जो थर्ड पर्याय, ये तो सेकंड था, थर्ड आता है वाक्य विन्यास। सिंटेक्स जिसे बोला जाता है,
वाक्य विन्यास में आता क्या है कि यह कहा जाए बच्चे आम खा रहे हैं, और एक वाक्य ये, इसी का दूसरा पर्याय, बच्चे खा रहे हैं आम। दोनों है वाक्य, परंतु विन्यासित रूप किसका है? सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया का जो पर्याय बनता है वह वाक्य का उचित रूप माना जाता है, अर्थात वाक्य है वो विन्यासित है कि नहीं है। इंग्लिश की बात करते हैं तो वाक्य सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। इसके अतिरिक्त जो भी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जहाँ सब्स्टिट्यूट होती है वो वहाँ पर उचित तरीके से प्रयोग की जाती है। यदि वाक्य अच्छे तरीके से विन्यासित नहीं है तो वह अजीब सा लगता है कि वाक्य के अंदर अगला बताना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है। यह जो कार्य है, जो ये कह सकते हैं कि चिन्ह होते हैं, वह भी वाक्य की संरचना को बिगाड़ने का कार्य करते हैं। तो वाक्य को विन्यासित करने के लिए हमें जो चिन्ह होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उनका उचित प्रयोग करना, वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्म का स्थान कहाँ होगा उनका प्रयोग करना आना जरूरी है। तो हम एक भाषा की छोटी सी एक इकाई ये कह सकते हैं या बिंदु की चर्चा की स्वर विज्ञान के बारे में। फोनोलॉजी क्या होती है, जिसमें उच्चारण का अध्ययन किया जाता है या उच्चारणों को सीखा जाता है, वह फोनोलॉजी के एक संगठन के रूप में, फोनेटिक्स के रूप में जानी जाती है। उसके 3 पर्याय हैं, स्वर विज्ञान, आकृति विज्ञान और वाक्य विज्ञान। आकृति विज्ञान में आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, एक्वेस्टिक फोनेटिक्स, ऑडिटरी फोनेटिक्स 3 रूपों में जाना जाता है। और आकृति विज्ञान 2 रूपों में बटी है, स्वतंत्र और बंध। वाक्य विन्यास, सिंटेक्स, वाक्य की संरचना के आधार पर बटा हुआ होता है। ये सामान्यतया घटनाक्रम आपकी भाषा के अंतर्गत होता है। अब भाषा के कार्य क्या है? भाषा के कार्य, एक व्यक्ति है, हम सीधी सी बात कह सकते हैं। इससे पहले वाला जो आपके चैप्टर है वो था क्या? संप्रेषण, यानी कि व्यक्ति भाषा के माध्यम से क्या कर सकता है? संप्रेषण कर सकता है, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है, दूसरे के विचारों को क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है, वक्ता और श्रोता की भूमिका में हो सकता है। वो कार्य किसका है? भाषा का। दूसरा, तथ्यों का क्या कर सकता है? संकलन। संकलन का मतलब होता है इकट्ठा करना। आंकड़े, डेटा हैं, वह इकट्ठे कर सकते हैं। हम किसी भी टॉपिक को यदि पढ़ रहे हैं या कोई सूचना एकत्रित करना चाहते हैं तो उसको एकत्रित करने के लिए हमें वहाँ की पूरी जानकारी होना आवश्यक है और उनको लिखित रूप में लिखा जा सकता है। वो होते हैं क्या? तथ्य। संकलन का मतलब होता है एकत्रित करना। और भाषा के कार्य क्या हैं? विचार की अभिव्यक्ति में विचारों को क्या कर सकता है? व्यक्ति अभिव्यक्त कर सकता है। व्यक्ति अपने भावों को क्या कर सकता है? अभिव्यक्त कर सकता है। भाषा के द्वारा एक व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, एक व्यक्ति अपने भावों को क्या कर सकता है? अभिव्यक्त कर सकता है। भाषा के माध्यम से क्या हो सकती है? पहचान हो सकती है। संप्रेषण के द्वारा व्यक्ति के गुणों की क्या हो सकती है? पहचान हो सकती है। तो ये सामान्यतया भाषा के कार्य हैं जो अलग अलग रूपों के अंदर जाने जाते हैं। कि संप्रेषण क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान करना, तथ्यों का संकलन, आंकड़े इकट्ठे करना, विचारों की अभिव्यक्ति, हम अपने विचार दूसरों को बता रहे हैं, भावों की अभिव्यक्ति, जिस प्रकार विचार होते हैं उसी प्रकार हमारे मन के जो भाव होते हैं वो दूसरे समझ सकता है, दूसरे के भावों को हम समझ सकते हैं। और थर्ड आती है पहचान। हम किसी भी भाषा की या द्वारा या गुणों के द्वारा हम पहचान कर सकते हैं कि व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है या किस प्रकार का व्यक्ति क्या कहना चाहता है। ये हमारा आज का आपकी जो बुक थी भाषा और संप्रेषण, इसका दूसरा टॉपिक, जिसका पहला पार्ट हमने पढ़ा था संप्रेषण, दूसरा चैप्टर भाषा। इसके बारे में हम तथ्यात्मक रूप से और पार्ट थर्ड में अध्ययन करेंगे। एग्जाम आपकी निकटवर्ती है, ये सोच रहे हैं
कि आपके जो पीछे के क्वेश्चन पेपर हैं उनमें जो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट के क्वेश्चन आए हुए हैं या वन लाइनर क्वेश्चन आए हुए हैं, आगामी क्लास इस अलग समय को देखते हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लेकर आएंगे कि आप कितना उस क्वेश्चन को वेरी कर सकते हो या कहाँ तक आप ये समझते हो कि भाई हाँ ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है। यहाँ पर भी भाषा की इकाई के रूप में जहाँ मैंने पीछे के क्वेश्चन पेपर देखे हैं वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि भाषा है, स्वर विज्ञान है, वो क्या है, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, उसका क्वेश्चन आया हुआ है। संप्रेषण वाले टॉपिक में संप्रेषण के माध्यम क्या हैं उस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक लगातार रूप से हमें क्वेश्चन पेपर के माध्यम से ये पता चलता है कि क्वेश्चन किस प्रकार के पुटअप हो रहे हैं। और जहाँ तक जो पीछे के पेपर्स हैं उसमें आपके 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के आए हुए हैं, 5 क्वेश्चन वन लाइनर आए हुए हैं, 5 क्वेश्चन वो 30 वर्ड्स के हैं और 8 में से 5 क्वेश्चन ऑप्शन चूज आपके आएंगे कि भाई आप उसमें से किन्हीं 5 का चुनाव करते हुए अपने क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। आगे हम पूरे पेपर का फॉर्मेट पढ़ेंगे अगली क्लास में कि आपके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कैसे आए हुए हैं, उनका सॉल्यूशन क्या था और वर्तमान में जो क्वेश्चन आगामी एग्जाम में ये कह सकते हैं कि गेस क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।